अस्सलाम वालेकुम। आज दोस्तों हमने एक बार फिर औरिया मकबूल जान साहब को ज़हमत दी है गुफ्तगू के लिए, और इस गुफ्तगू का मकसद बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उसको समझना होता है, क्योंकि आजकल टीवी पे, अखबारात में और सोशल मीडिया पे डिबेट जिस अंदाज में चल रही है बहुत सतही है, जज्बाती है, शख्सियात पे मरकूज़ है। पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं वो उसमें दब के रह जाते हैं। तो अब ये भी नहीं हो सकता कि हम अगर गुफ्तगू का आगाज़ करें उसमें मौजूदा क्राइसिस, मौजूदा बहरान का जिक्र ना हो, जो कि पीटीआई और पीडीएम के दरमियान चल रहा है, और इसके दरमियान भी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के नाम इमरान खान साहब ने एक अपील की है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को। उन्होंने ये कहा है कि वो कोशिश करें, अपील ये है कि आप इंसाफ के साथ खड़े हों, कानून की हुक्मरानी का साथ दें। और ये एक तारीख़ी मौका है इस लिहाज से कि पाकिस्तान के जज सुप्रीम कोर्ट ये तयन करेंगे कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, आइन की पासदारी हो सकती है या नहीं। और इसीलिए हमने सोचा कि हम औरिया मकबूल साहब से पूछें कि आप ये बताइए कि जो अपील की है इमरान खान ने, क्या ये कॉल इन डेस्परेशन है, यानी मायूसी में उन्होंने ये कॉल दी है आपके ख्याल में? देखिए, मायूसी तो एक किस्म की है। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से, उससे पहले तो वो खुद बताते खुद आ जाया करते थे, 50 साल से एक ऐसा अदारा है कि जिसने ये लीड ले ली है कि जब भी सुलह करवाएंगे हम कराएंगे, जब भी लड़ाई करवाएंगे हम करवाएंगे। अगर हम चाहेंगे तो हम सुलह हो जाएगी, अगर नहीं चाहेंगे तो लोग लड़ते रहेंगे। हम खुद ग्रुप बनाएंगे, हम लोगों को खड़ा करेंगे, हम लोगों को साथ लेके चलेंगे, हम लोगों को दूर कर देंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट का रोल जो था वो बड़ा मिनिमल सा, बहुत छोटा सा रह गया था। और सुप्रीम कोर्ट को असल में गैग कर दिया गया था 1954 के अंदर ही, कि जिस वक्त उसके सामने मौलवी तमीजुद्दीन की सिंध हाई कोर्ट की जीती हुई अपील पहुंची थी, और उन्होंने बाकायदा ये कह दिया था। और आप सोचें, मैं कभी कभी हैरान होता हूं अपने सियासतदानों के ऊपर भी, हमने कितने बड़े बड़े नाम बनाए हुए हैं, जर्नलिस्टों के भी, कि जब गुलाम मोहम्मद ने असेंबली तोड़ी है तो उसने ज़ैड सलैरी साहब को बुलाया और उसने कहा कि हुसैन शहीद सुहरावर्दी ज्यूरिच में एक अस्पताल में इलाज करा रहा है, तो तुम ज्यूरिच में जाओ और उसको कहो कि अभी फैसला आने वाला है, उसकी हिमायत करो। तो उसने आके सुहरावर्दी ने बयान दिया कि ये जो कानून साज असेंबली थी, इसका काम था आइन साज असेंबली की आइन बनाना, और ये अब स्टेल हो गई है, इसमें बदबू आ रही है। उसको बहुत अच्छा किया कि जो गुलाम मोहम्मद ने तोड़ दिया। और उसने बड़े बड़े नाम है, महमूद अली कसूरी कितना बड़ा नाम है हमारे लिए, कि क्या नाम था जनाब, भुट्टो के साथ भी आए, पहले नैब, उन्होंने भी साथ बयान दे दिया, और फिर उसको शे मिल गई जस्टिस मीर को, उसने फैसला कर दिया। तो हमेशा से गैग थी। वो मुझे मशहूर वाक़या जो उन्होंने बयान करते थे शेख मंजूर लाई साहब, कि अनवारुल हक साहब के साथ हम दावत में थे तो और लोग भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा अनवारुल हक से कि आपने जो फैसला कल सुनाने वाले हैं उसके अंदर आपने ज़ियाउल हक को तरमीम की इजाज़त दी है कि नहीं दी है। तो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट होते थे पाकिस्तान के, बहुत बड़ा नाम था उनका, बड़े राइटिस्ट किस्म के, उनको नवाज शरीफ साहब। तो उन्होंने फिर जनरल साहब से कहा कि अगर ये आपको तरमीम में इजाजत देते तो मेरा ख्याल ये है कि सुबह हमको नया चीफ जस्टिस ढूंढ लेते हैं। तो ढूंढने के चक्कर में अनवारुल हक साहब ने फैसला कर दिया। असल मतलब है, कभी कभी पर फड़फड़ाती है, तो उस पर फड़फड़ाने के अंदर होता यह है कि वो लोग उनको साइड लाइन में उठा लेते हैं। अब मैं देखिए, मैं हैरान होता हूं कभी कभी इस सारे इशू के अंदर, कि पाकिस्तान के अंदर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऑडियो और वीडियो की गिलाजत नहीं देखी। अब एक उसमें नया जजों की रिकॉर्ड बन रहा है, पाकिस्तान के इदारे रिकॉर्ड बन। रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब मसला जरा यह है कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि इस ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड कौन करता है, कौन, किसी को लोगों को समझ नहीं आती, तो बहुत बेवकूफ है। ठीक, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम डिप्टी कमिश्नर होते थे तो उस वक्त खत हम खोला करते थे, तो एक स्टीम की मशीन होती थी, उसके अंदर से खत बकाया जाता था, खत खुलता था, पढ़ते थे उसको, एक बंदा, उसको फोटोकॉपी तो नहीं होती थी, एक बंदा नोट करता था, कार्बन कापियां बनाता था और फिर उसको वापस बंद कर देता था, लेकिन वो बकाया परमिशन से डिप्टी कमिश्नर की होता था। फिर उसके बाद 5 मशीनें होती थी जो कि टेलीफोन उसमें रखी जाती थी, जिसमें 5 से ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड नहीं। अब तो खैर फ्री फॉर ऑल है ना, अब तो जो मर्जी आप कर ले, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत आ गई। मैं अपने दोस्तों की, जिन लोगों ने भी असल में ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म इजाद किया था, उन्होंने कहा था कि लोग सीरियस लोग गुफ्तगू करेंगे, मसला ये नहीं होगा कि एरा गैरा जो है वो एक बहुत बड़ा
ओपिनियन साज बन जाएगा। तो उसमें कह रहे थे कि 3-4 बड़े-बड़े नाम हैं, मैं तो खैर नाम भी ले लेता हूँ, कोई मसला, हामिद साहब हमारे दोस्त हैं, बाकी लोग हैं। उनसे कहा गया कि ये जो ऑडियो वीडियो आ रही हैं, तो उन्होंने कहा जी जब काजी फ़ायज़ ईसा पेश हुए थे अदालत के सामने, तो उन्होंने कहा था मेरा फ़ोन टेप हो रहा है, तो उस वक़्त किसी ने नहीं सुना था। पहली बात तो ये है, काजी फ़ायज़ ईसा एक इल्ज़ाम लगा रहा था। क्या उनकी कभी कोई एक ऑडियो या वीडियो मार्केट में आई? उस इल्जाम के ऊपर क्या कहती है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट? लेकिन यहां तो आपके सामने ऑडियो वीडियो के मार्केट बाजार खुल गया है और आप एक बहाना तलाश करते हैं कि वो फायज ईसा बड़ा चीखा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फायज ईसा को 10 लोगों ने रिलीफ दिया था। आप सोचें कि इफ्तिखार चौधरी और फायज ईसा ये दो ही तो केस हैं कि जो कि आज तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश ही नहीं होने दिए गए। उसको अजीबोगरीब पर एनी हो, लेकिन मसला सिर्फ तकलीफ से बात ये होती है, जो आपने बिल्कुल इंट्रो में कहा कि हमारे यहां ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म को एक बहाना बना लिया गया है अपनी विम्स एंड विशेस के हिसाब से तबसरा करने के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक मजहबी किस्म का आदमी हूं, लेकिन अगर मैं तबसरा करते हुए उसको बीच में लेके आता हूं तो मुझसे ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं होगा। मैं ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। मैं ना तो तोलना शुरू कर दूं कि इमरान खान की नमाज ठीक नहीं है, या मैं तोलना शुरू कर दूं कि जरदारी हाथ से इस तरह बांधता, तो ये तो इससे ज्यादा तो बुरा बात ही नहीं। मुझे तो फौरन टीवी छोड़ देना चाहिए, मुझे जाकर जब मैं मस्जिद का इमाम लगना चाहिए, वहां मैं अपनी बात करूं। जब मैं इस रोल में हूं तो मैं ये रोल खत्म हो गया। बिल्कुल पाकिस्तान की इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप इमरान खान की बात की कि एक कॉल इन डेस्परेशन है, जो कि गलत भी नहीं है। हम सब की तवक्को है, बहुत तवक्कुआत हैं हमारी अदालत उज़्मा से। अब जिस तरह 14 मई के इंतखाबात के साथ इमरान खान ने अब नफ़ी कर दिया है अपनी एक पोजीशन को कि अगर 14 मई से पहले हुकूमतें डिज़ोल्व होती हैं तो फिर हम जनरल इलेक्शन के लिए आमादा हैं। तो आप समझते हैं कि ये भी एक हालात की सितम ज़रीफ़ी ने उन्हें समझौते पे मजबूर कर दिया है? देखें, ये आईने पाकिस्तान की किताब है। इस आईने पाकिस्तान में जितनी सुप्रीमेसी पाकिस्तान की अदलिया को दी गई है, किसी और को नहीं दी गई, किसी और को नहीं। इसीलिए कॉल तो बनती उनके लिए है। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि उसके खिलाफ गुफ्तगू करोगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगी। 204 आर्टिकल कहता है कि आप जज के जाती किरदार के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकते। इस एयर के अंदर पार्लियामेंट मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बनती है, जब बनाई थी। अब तो मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अब तो डॉटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब तो मदर और डॉटर में फर्क ही नहीं करते ना। डॉटर से भी मेरा ख्याल है उसका बुरा रुतबा हो गया, हम वो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी जी जी। उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको उसकी कंटेम्प्ट का कोई लफ्ज नहीं। यानी आप खुद सोचे, मुझे किसी ने कहा जी पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की बात की, मैंने कहा जिस पार्लियामेंट के अंदर रोज लोग एक दूसरे को गालियां निकालते हो, एक दूसरे की पगड़ी उछालते हो, उधर कंटेम्प्ट किधर से लगेगी भाई? तुमने तो खुद कंटेम्प्ट का मजाक पार्लियामेंट के अंदर उतार दिया। तो दूसरा, उसके अंदर किसी अदारे को, ना फौज को, ना सिविल ब्यूरोक्रेसी को, ना पॉलिटिशियन को ये लफ्ज दिया हो जो 190 में दिया गया है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी को नहीं दिया कंटेम्प्ट। फिर तीसरी जो फाइनल उसके पास यह है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ना इम्तियाज गुल साहब इस काबिल हैं कि उसको इंटरप्रेट कर सके, ना मैं इस काबिल हूं, ना पाकिस्तान का कोई सियासतदान इस काबिल है। फाइनल वर्डिक्ट विल बी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हालत क्या होगी? इमरान खान की कॉल तो डेस्परेशन में है कि भाई आप कुछ कर जाओ। अगर आप कर जाओगे तो पाकिस्तान की तारीख रकम कर जाओगे, और अगर आप नहीं करोगे तो पाकिस्तान की तारीख 75 साल रोना धोना तो है। हम जस्टिस मुनीर को भी पीटते चले आ रहे हैं, मनवारुल हक को भी पीटते चले आ रहे हैं, हम अरशाद हसन खान को भी पीटते चले आ रहे हैं कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगने के लिए और मुशर्रफ को 3 साल की एक्सटेंशन दे दी थी। हमें पता है कि एक जज जो है वो सदर बन गया था, हमें पता है एक जज जो है वो डेथ बेड के ऊपर गवर्नर बन गया था, हमें सब पता है। लेकिन मसला सारा यह है कि हर इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो उसकी इज्जत की बहाली के लिए, कॉल इन डेस्परेशन, सच्ची बात है। क्योंकि अगर इमरान खान, मैं अर्ज करूं, इमरान खान पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स की स्टेबिलिटी में लास्ट होप है। उसके बाद लोग अगर सड़कों पे निकल आए तो वापस मैं कहता हूं कोई नहीं लेके जा सकेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हर इदारे में कोई ना कोई शख्स होता है। अब उमर अता बंदियाल साहब, उनके साथ जो 6, 7, 8 और जज खड़े हैं, वो भी मेरा ख्याल है जिस हद तक इस मामले को वो ले जा सकते थे वो ले गए। और मुअर्रिख जब लिखेगा तारीख़ तो इनको वो ज़रूर याद करेगा, जब वो कॉन्ट्रास्ट करेगा
1954 के फैसले से जो जस्टिस मुनीर ने किया फैसला, यानी इन्होंने तमाम पूरा निज़ाम इनके खिलाफ खड़ा हो गया है और किस तरीके से इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी अब हम आते हैं पाकिस्तान के जो बुनियादी स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, जो कि गालिबन वो भी एक बहुत बड़ी वजह हैं, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और वज़ीर आज़म हो, और ख़ास तौर पे इमरान खान जो कि चाहता है कि इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ हो और सरकारी इदारे ईमानदारी के साथ काम करें। शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 दिन पहले ये बात की कि 84 अरब रुपए का मुफ्त आटा बांटा गया, उसमें से 20 अरब रुपए की चोरी हुई, यानी तकरीबन 25% आटा जो है उनके बकौल चोरी हुआ। आप चूंकि अब हुकूमत में भी रहे हैं, आपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी देखा हुआ है, मैं बहुत अरसे से इस पे बात करता रहा हूँ कि ये भी चोरी का एक बहुत बड़ा जरिया है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो ये जो 20 अरब की बात की है शाहिद खाकान अब्बासी ने, क्या सिर्फ यही चोरी है या इसको आप इसमें जमा करेंगे वो चोरी जो कि बाला बाला होती है कि बोरियां इधर उधर हो जाती हैं, ज़ाती गोदामों में चली जाती हैं, जो तो इस तरह 50-60% के करीब असल में आवाम के जो वसाइल हैं वो चोरी हो जाते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त किया कहा। देखें, पहली बात तो है कि द इंटायर पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज डिजाइन फॉर करप्शन। आप एक पेन खरीदने जाते हैं तो आप बाजार में अगर 10 रुपए का खरीद सकते हैं, तो प्रोक्योरमेंट सिस्टम कहता है नहीं, यू गो फॉर द टेंडर। उस टेंडर में आखिरी लास्ट बिड आएगी 15 रुपया, ठीक, वो 5 रुपए की जो है, तो आप तो कहेंगे तो मैंने तो सबसे सस्ता खरीद लिया। फिर आप उसको मजीद शाबाशी स्टाइल में जस्टिफाई करेंगे कि लास्ट वाले को बुलाएंगे और उससे कहेंगे यार तुम 2 रुपए कम कर लो, मैं लोगों को बताऊंगा मैंने इतना कम करवा लिया। तो 3 रुपए तो फिर भी रह गए ना उसके अंदर, तो उसके ऊपर कोई इतराज नहीं करेगा। लेकिन मैं बताते खुद बाजार में जाके ईमानदारी के साथ एक पेन खरीदता हूं 10 रुपए का और मैं उसको लेके आता हूं, तो कहेंगे आपने बाकी सिस्टम को, आपने पेपरा रूल को भी बाईपास किया, आपने टेंडर नहीं किया, आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तुम तो ईमानदार हो ही नहीं। तुमने एक तो बुनियादी तौर पर इस बात के ऊपर, दूसरा पूरे का पूरा, मैं आपको कभी कभी आप सीएनडब्ल्यू को स्टडी करें ना तो बड़ा मजेदार सिस्टम है। मतलब जो मेन चीजें लोगों को पता होती हैं उसके अंदर उन्होंने कोई मार्जिन नहीं रखा हुआ। ये जो मैनुअल बनता है ना इसका, मतलब सीमेंट के कोई कोई मसला नहीं है, ईंट में कोई मसला नहीं है। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। ये जो मेट्रो बन रही थी लाहौर की, ये जो, तो उसके अंदर उन्होंने कहा जी सीमेंट को हमने 200 रुपए के बजाय 190 रुपए पे खरीद लिया, सरिया हमने 2000 रुपए के बजाय 1900 रुपए में खरीद लिया। लेकिन उसके दरमियान एक छोटा सा पुर्जा आता था जॉइंट, वो बाहर से आता था, वो अगर $9 का था तो वो तकरीबन $80 का खरीद लिया गया, और वो तो छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था। तो उन्होंने कहा जी मियां साहब ने कमाल कर दिया, ओ हो, ऐसा बचत की थी, कमाल। तो ये बेसिकली शहबाज शरीफ स्टाइल है और ये तमाम लोगों के अंदर है। शहबाज शरीफ साहब ने कमाल ये किया था अपने में कि उन्होंने कहा था कि देखो 1 लाख रुपए का काम है, लेट इट बी 1,25,000। तो 25,000 जो था एम्बेडेड करप्शन पोर्शन वाज एम्बेडेड इन द टेंडर। तो अब जब एम्बेडेड इन द टेंडर हो गया तो कहते हैं कमाल हो गया। मतलब ये आटे की जहां तक बात है, हम लोग उस वक्त थे जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब तेहरान हो गए थे, मैं भी साथ था, जाहिर बात है मजबूरन जाना होता है इंफॉर्मेशन। वहां उन्होंने देखा कि मुफ्त रोटी मिल रही है लोगों को। अब तेहरान में बहुत बड़े बड़े उन्होंने लगाए होते हैं, अब तेहरान में सबसे बड़ी बात आटे का क्राइसिस है। वहां उन्होंने पहली बात ये कंट्रोल की थी कि बाजार में खुश्क आटा नहीं बेचा जा सकता, गंदम नहीं बेची जा सकती, आप पेड़ा ले सकते हैं या तंदूर से बनी हुई रोटी ले सकते हैं। इन्होंने आके उस सिस्टम को यहां नाफज करने की कोशिश की। हमारे दोस्त थे ताहिर शहबाज साहब, वो उस वक्त सेक्रेटरी फूड होते थे, ये जो बाद में रजिस्ट्रार लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने कहा कि नहीं, हमने भी सेक्रेटरी में हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं चल सकता, आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये तंदूर वाला भी खा जाएगा, आपके एमएनए खा जाएंगे, ये खा जाएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि मसला सारा ये है कि शहबाज शरीफ साहब एक, सारे जितने भी हैं सारे, इनका रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है। एक जेब से प्रॉब्लम की लिस्ट निकालते हैं, दूसरी जेब से सॉल्यूशन की लिस्ट निकालते हैं। ये उनका तो ना है। अब वो तबाह हो गया। यही काम इन्होंने यहां पर किया है, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जो उन्होंने आटा ला के उसको, बजाय इसके कि आप ओवरऑल आटे के मार्केट को बेहतर करते, उसके सप्लाई को बेहतर करते, लोगों को एक्सेस देते, कोई सब्सिडी देते जो आप देते, आपने वो खरीद के, उसकी एक वजह है, हमारा सियासतदान अना की तस्कीन चाहता है। लाइनों में लगे हुए लोग उसको बहुत अच्छे लगते हैं।
जो कहें जी ओ मियाँ साहब जी क्या बात है जी, मुफ्त आटा में लेके आ रहे हैं, ये जो चीज है ना, वो देखे जी बेनजीर इनकम सपोर्ट जी, एक वोट तो बीबी का, ये अनाज की तस्कीन जो है ना, ये तबाह कर रही है पाकिस्तान को। जो उसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि मिफ्ता इस्माइल हैं, शायद खाकान अब्बासी हैं, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, ये लगता है कि हमारे नए सियासी रेवोल्यूशनरीज हैं। और शायद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता रोज़ वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान अपना शुरू किया, तो किसी ने उनकी काफ़ी तनकीदी बातें भी उन पे की, लेकिन शायद खाकान अब्बासी ने बुनियादी तौर पे ये कहा कि हम इस काबिल भी नहीं हैं कि 10 काबिल लोग काबीना में शामिल कर सकते, और ये कि मौजूदा निज़ाम और मौजूदा काबीना पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। क्या इतना ख़राब ये मुआशरा है कि बकौल शायद खाकान अब्बासी के और मिफ्ता इस्माइल के कि हम 10 काबिल लोग भी नहीं मिल सके इस मुल्क को चलाने के लिए? देखिए, पहली बात है कि शायद खाकान नवाज साहब को अपने आप को पहले तो लिस्ट से खारिज करना चाहिए कि वो काबिल है, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब जिस वक्त वजीर एविएशन थे, उन्होंने क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट के का बेहतरीन मिसाल देते हुए एयर ग्रुप जो शुरू की थी, और आज जो पीआईए जो है उस जवाल पजीर हुई है, तो शायद खाकान अब्बासी के ज़माने से शुरू हुई है। और शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर हर उस फैसले का साथ देते रहे हैं कि जो एक ज़हीन आदमी का रास्ता रोकने का रास्ता था। जावेद हाशमी इनके नज़दीक एक ज़हीन आदमी ना भी सही, लेकिन एजिटेशनल पॉलिटिक्स था। उसका गला किसने घोटा? इन सब लोगों ने मिल के घोटा, और वो बेचारा पैरालिसिस होकर पड़ गया, और इन्होंने उस वक्त निसार अली खान को हीरो बनाया, जबकि 5 साल जेल वो काट के आया हुआ था। इनके अंदर बहुत सारे लोग, अच्छा ये कमाल की बात पता है क्या है? सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब वो हैं जिन्होंने बाकायदा उस ऑपरेशन की निगरानी की बतौर एविएशन मिनिस्टर। जी हाँ, जी हाँ। जनरल परवेज मुशर्रफ के जी, 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 हवाई जी। जहाज को उतरने नहीं दिया जाना था, और ये बाकायदा डायरेक्ट कोई कैप्टन बलोच थे, उनके साथ बराह रास्त राब्ते में थे रेडार हाउस में। जी, मैं उन कैप्टन साहब से मिला हूँ कतर में। वो कतर एयरलाइंस में वो वहाँ काम कर रहे थे, तो वो सारी कहानी उन्होंने, ये सारे के सारे ये, और उसके बाद एक और सेनेटर जो बनाया हुआ उन्होंने, राना मकबूल जो है वो वहाँ पर थे। और उसके बाद और बड़ी मजेदार कहानी, एक डोगर होते थे जो बाद में सीसीपीओ लगे थे, वो उसको जब नवाज शरीफ साहब ने भेजा कि जाओ जाके ना अपना वो देख के आओ क्या सूरत हाल है, क्योंकि जब उन्होंने फोन किया, उन्होंने यूसुफ बेग मिर्जा ने, कि फौज आ रही है, तो मियाँ साहब का जवाब देता कि वो थाने दी नफरी पहुंच रही है। तो वो थाने की नफरी, जब वो कहते हैं, खुद तो सुनाया करते थे, वो जो थे अपना इनके प्रिंसिपल जो पुलिस अफसर थे, कि मैं वहां पहुंचा, मैं जीप में था, तो मुझे पता चला कि फौज आ रही था। मैं रास्ते में एक यूनिफॉर्म में एक मोटरसाइकिल को रोका, मैं उसके पीछे बैठ के भाग गया, कि मुझे पता चल गया था कि क्या सूरत हाल। जिस तरह आप कभी कहानी सुने उनके साथ, खुद जो है वो भट्ट साहब जिनको उन्होंने वो लगाए थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान के उस पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहे थे, और इनको पता था कि हम क्या कर रहे हैं, एक जहाज लैंड करने से रोका जा रहा है, सब कुछ। तो और बहुत सारी चीजें, पहली बात यह है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट करती क्या है। एस्टेब्लिशमेंट हमारी मरून इम्बिसाइल, दो लफ्ज हैं बड़े बड़े, आप माशाल्लाह अंग्रेजी की बहुत खूबसूरत लिखने वाले हैं। तो ये हम जो जो रिटार्डेशन की जो तशरीह करते हैं, एक तो मुकम्मल रिटार्डेड होता है ना, एक जरा इम्बिसाइल मरून किस्म का होता है, कि जो फौरी तौर पर कहता है नहीं बिल्कुल ठीक है। तो वो ये जो मरून जो है ना, इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये मरून की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती। शायद खाकान अब्बासी अपने इलाके से हार गए थे, उनको तोहफे में लाहौर की सीट दी गई, वहां से वो जीते। मिफ्ता इस्माइल पूरे पाकिस्तान में काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। ठीक, मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो अपने इलाके में हार गए थे, उनको रजाई साहब ने तोहफे में सेनेटर की सीट दे दी। तो ये लोग समझते हैं कि हम शायद एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास करके, और इनके पीछे एक आशीर्वाद होती है ये, और ये करते बड़ कर। अच्छा, इन्होंने ट्राइबल सोसाइटी में भी ऐसा किया। एक ट्राइबल हेड है जिसको सोसाइटी 2000 साल से मान रही है कि ये खानदान जो है ये सही चलता है। खैर बख्श मरी के साथ यही किया उन्होंने, अकबर बुगटी के साथ यही किया उन्होंने, अभी उसके बाद अताला मैंगल के साथ यही किया। उनके एक अपना एक तैयार करदा नवाब उठाया और लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। लोग तो नहीं मानते थे। खैर बख्श मरी के जो दुदा खान को बनाया था उसको उन्होंने कत्ल कर दिया, नूरा मैंगल को बनाया था उसको कत्ल। ये ऐसे गेम खेलते हैं, ये ऐसी गेम खेलते हैं जैसे हम पता नहीं कोई उसके अंदर ना वेस्टमिंस्टर एबिक के वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी में बैठे हुए हैं और लीडरशिप बन जाएगी सारे एक तरह के। ये टोला बन गया हुआ है अजीबोगरीब, और इनको इंटेलेक्चुअली उभारा जा रहा है। आप खुद सोचें, क्या आपने माशाल्लाह अच्छी खासी जिंदगी हम गुजारी है, आपने कभी किसी पाकिस्तान के
एक जज को 3 घंटे के लिए तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर सवालों जवाब का आंसर देते हुए, वही ऐसे तो लग रहा था कि मैं तो हज की ट्रांसमिशन देख रहा हूं, जहां से इमाम काबा जो है वो तकरीर कर रहे हैं और सारे चैनल नजर कर रहे हैं। तो दिस वाज अनदर लो इन पाकिस्तान हिस्ट्री एक्चुअली। तो उसमें ये बताएं, इन्हीं जजों, अब चूंकि जज की बात हो रही थी, कि पाकिस्तान ने एक और केस अभी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हार दिया है। हाँ, वजारत पेट्रोलियम, मैंने आपकी तवज्जो भी उस तरफ दिलाई थी कि वजारत पेट्रोलियम ने 2016 में एक प्राइवेट कंपनी थी, पाकिस्तान गैस पोर्ट LNG टर्मिनल, उसका सर्विसेज एग्रीमेंट 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर, आपको मालूम है उनके ये खाकाना बासी साहब भी उनके साथ, शायद खाकाना, तो उनके अपने शायद कुछ होंगे, तरजीहात होंगी, कुछ कंसिड्रेशंस होंगी, तो उसकी वजह 2016 में उन्होंने एक केस, इनकी सर्विसेज टर्मिनेट की। उस केस का फैसला 2 दिन पहले हुआ है। उसमें पाकिस्तान को माशाल्लाह वजारत पेट्रोलियम को 2 करोड़ 14 लाख डॉलर का जुर्माना हो गया। जुर्माना हो गया, जी जी, मैंने देखा। अच्छा, अब इससे पहले आप देखिए कि चाहे पाकिस्तान रिकोडेक केस था, ब्रॉडशीट केस था, और या फिर किशनगंगा था, या कारके का केस था, यानी कितने बड़े बड़े जुर्माने पाकिस्तान को हुए हैं। और 2019 में एक्चुअली कोई 45 केसेस थे बैन अवी सालसी अदालतों में पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ। व्हाट इज दिस? क्या इतने नालायक हैं हमारे जज? जब, क्योंकि हर ये मामलात आर्बिट्रेशन में उस वक्त जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट से भी मामला फारिग हो जाता है, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारे ये जज इतने नालायक हैं कि इनको समझ नहीं आती कि जो बाहर की कंपनी आती है तो उन्होंने बाकायदा क्लॉजेस होती हैं कि बैन अवी सालसी के लिए हम लंदन जाएंगे, बर्लिन जाएंगे या न्यूयॉर्क जाएंगे। ये बिल्कुल इनके जहन में नहीं होता। स्टील मिल का भी आपको मालूम है क्या हुआ था। तो इसके साथ साथ, या फिर सिर्फ अपने ज़ाती मफादात की वजह से हमारी ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान जो हैं वो गठजोड़ करके प्रेशर डाल देते हैं, एग्रीमेंट्स कैंसिल करवा देते हैं, क्यों ऐसा होता है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं दासगुल साहब के, ये हमारे जजों की जो टोटल एजुकेशन है ना जी, वो किसी किस्म की कोई स्पेशलाइज्ड एजुकेशन नहीं है। एक लॉ की डिग्री होती है मैक्सिमम, और उस लॉ की डिग्री में उनको चंद क्लॉजेस पढ़नी आती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं बाकी तो हमें काले कोट वाले कुछ समझा देंगे। अब वो काले कोट वाले जो हैं वो लड़ रहे होते हैं, उसके अंदर से जो काले कोट वाला जो है कहीं ना कहीं उसका पल्ला भारी हो जाता है, किसी भी तरीके से भारी हो जाए, उसके हिसाब से वो फैसला लिखा जाता है। आप कभी फैसला देखें ना, ये 40 सफ़े के फैसले में क्या होता है? ही सेड दिस, ही सेड दिस, ही सेड दिस, एक सफ़े की कंक्लूजन होती। ओ भाई, ही सेड करने की क्या जरूरत है? एनेक्जर में लगाओ उनको, जो उन्होंने कहा था उनके सारे, आप सिर्फ उसके ऊपर अपनी एक बेस करते हैं, अपना डिसीजन को नहीं करते। अब रिकोडेक, सारी बात है, मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था जिस जमाने में रिकोडेक वहां पर आया है। अब रिकोडेक का उन्होंने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट कर दिया था 75-25 का, कि 25% उनको। अब आप तो अगर थोड़ा सा भी जिसको जियोलॉजी आती है, ये एक ओपन पिट माइन होती है, उसके अंदर आपको पत्थर पड़े होते हैं, वो पत्थर आपके किसी काम के नहीं है सिवाय इसके आप बुनियाद बना के एक इमारत खड़ी कर सकें, जब तक उसको रिफाइनरी में नहीं लेके जाएंगे, बाकी जगह नहीं लेके जाएंगे। वो जिस वक्त उन्होंने सर्वे कर लिया, BHP होती थी उस वक्त, तो मैंने उससे पूछा, 1.5 साल से चीफ आया, तो मैंने कहा कि तुम यहाँ सेंधिक कर रहे हो एक्सप्लोर? उसने कहा इफ वी हैड टू एक्सप्लोर अनदर सेंधिक वी कुड हैव शिफ्टेड मच अर्लियर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड और थर्ड बिगेस्ट गोल्ड माइन ऑफ द वर्ल्ड। ये उसने मुझे, अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि वो चला रहे थे, तो इस दौरान इनकी राल टपकनी शुरू हुई हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले गई, क्या करेंगे इनको। फिर एक बहुत काबिल आदमी मिल गया पाकिस्तान में जो हर अमृत धारा है, उसका नाम था समर मुबारक मंद। समर मुबारक मंद ने कहा कि हम ये खुद कर सकते हैं। और वो भाई मसला सारा ये है कि रिफाइनरी की एक साइंस है जो डेवलप की हुई, यानी आप खुद सोचें कि उसके अंदर पहले तो एक उसको साफ करते हैं मट्टी से, फिर उसको स्मेल्टर में डालते हैं, स्मेल्टर में डाल के फिर उसको लेके जाते हैं और चाइना से करवाते हैं, बेशक वो ऑस्ट्रेलियन माइन हो, कोई कहते हैं चाइना में सस्ता हो जाता है, ठीक, वो कहते हैं क्योंकि लेबर वहां पर मिल जाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने क्लॉज, नहीं आप यहां क्यों नहीं लगाते रिफाइनरी? उन्होंने कहा भाई अगर मुझे 50 रुपए में मिल रहा है तो मैं 100 रुपए यहां क्यों खर्च करूंगा इस जगह पर, और पूरी रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट क्यों करूंगा? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम खुद कर लेंगे, यही उन्होंने थर कोल माइन में किया। आप मुझे, मैं कल भी यही एक जगह कह रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट जो है
उसके तो आप देने को तैयार हो जाते हो जुर्माने। 21 अरब रुपया पाकिस्तान के कोर्ट के तो कहते हैं पैसे नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी अदालतों को कोई इज्जत नहीं देते और जहां डंडा है वहां आप पूरे का पूरा मुल्क बेच के उनको पेश कर देते। तो ये बताएं एक इस नशिस्त का ये आखिरी सवाल कि पाकिस्तान की अदलिया 2023 आप इसको किस मकाम पे देख रहे हैं, इसको किस तरह याद रखा जाएगा? क्या ये मौजूदा निज़ाम को के लिए पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हुआ करती थी एज आर्बिटर, सालिस कुनिंदा के तौर पे, क्या अब सुप्रीम कोर्ट एक सालिस बन के सामने आ गई है? मेरा ख्याल है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये रोल खो दिया है। अब कोई उस पर एतबार नहीं करता, कोई उनके साथ बैठता नहीं, कोई उनके साथ। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता 20 सालों में जब भी कभी आर्बिट्रेशन शुरू होती थी, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे, ये करते ये थे, 4 बंदे उठाए, उसको बगराम भेज दिया, उसको ये भेज दिया, ये कर दिया, तो को मिसिंग पर्सन कर दिया, तो उससे ना बलोचों में मामला उनकी क्रेडिबिलिटी है ना बाकी जगह। और पाकिस्तान में तो, पंजाब के अंदर तो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि अब तो हर बंदे का एक मुल्ज़म है, और वो मुल्ज़म या किसी का फैज है या फिर बाजवा है। इस वक्त एक बात बताऊं, 2 रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। सबसे अब मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस बात पे कि जो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पता कि 90 दिन गुजर चुके हैं, कोई ये नहीं कहता कि ये 90 दिन गुजारे किसने हैं। 90 दिन सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं गुजारे, 90 दिन तो तुम लोगों ने गुजारे हैं जो कि इलेक्शन नहीं कराना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त इंटरवीन हुई जब 90 दिन गुजरने वाले थे, उसने कहा ये क्या हो रहा है। अब मसला यह है कि पहला कदम है 14 मई को तो इलेक्शन नहीं हो सकते जी, बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं 14 मई को इलेक्शन में, लेकिन 14 मई को अगर इलेक्शन नहीं होते तो एक जुर्म कमिट होगा पाकिस्तान के अंदर, और अगर उस जुर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सजा न दी तो फिर ताला लगा दे सुप्रीम कोर्ट। ये है इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट। मतलब 14 मई को मान लिया इलेक्शन नहीं होते, कत्ल हो गया, आइन का भी कत्ल हो गया, बाकी चीजों, इस कत्ल के सजा आप लिख के चले जाएं कि फलां फलां बंदा जो है मुजरिम है। मुशर्रफ कुछ भी कर ले, पाकिस्तान की एनल्स के अंदर से ये नहीं निकाल सकता दाग कि वो उसको फांसी की सजा दी गई थी। बिल्कुल सही कहा, यानी अगर कत्ल हो गया तो उसकी सज़ा लाजमी होनी चाहिए, चाहे वो फ़र्द का कत्ल हो, चाहे वो आइन का कत्ल हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपकी इस गुफ्तगू का।